क्या आपने कभी सोचा है कि वो शहर जो कभी पाकिस्तान की पहचान था, आज अपनी ही पहचान क्यों खो चुका है? कराची वो शहर जो सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर नहीं था, बल्कि उसकी इकोनॉमिक बैकबोन था। वो शहर जहाँ पैसा घूमता था, जहाँ रोशनियाँ कभी बुझती नहीं थी, जहाँ लोग कहते थे कि अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहीं लिखा जा रहा है तो वो कराची में लिखा जा रहा है। लेकिन आज आज जब आप कराची की सड़कों पर निकलते हैं तो मंजर बिल्कुल बदल चुका होता है। टूटी हुई सड़कें, पानी से भरी गलियां, ट्रैफिक का इंतहाई दबाव और एक अजीब सी बेचैनी, जैसे शहर खुद कुछ कहना चाहता हो मगर कोई सुनने वाला ना हो। तो फिर असल सवाल ये है, आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ बद इंतजामी थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी हुई है? एक ऐसी कहानी जो आहिस्ता आहिस्ता सालों तक लिखी गई, बिना शोर के, बिना किसी एक लम्हे के धमाके के। और इसी कहानी की तह तक पहुंचने के लिए आप देख रहे हैं ब्लॉग बाय बासित। कराची किसने तबाह किया? कराची किसने? पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी। कराची की इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब ये शहर सिर्फ जिंदा नहीं था बल्कि अपनी पूरी रूह के साथ धड़क रहा था। जब सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं होते थे बल्कि तरक्की की निशानियां होते थे। जब इदारे सिर्फ नाम की नहीं वाकई काम करते थे। और सबसे बढ़कर जब इस शहर पर मरकजी हुकूमत की सीधी नज़र होती थी। 1972 से 1977 तक, फिर 1988 से 1990 और उसके बाद 1993 से 1996 तक। इन तमाम अदवार में सिंध में हुकूमत एक ही सियासी जमात की रही। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त का कराची आज की कराची से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उस वक्त भी मसाइल थे मगर शहर टूट नहीं रहा था, निज़ाम बिखर नहीं रहा था और सबसे अहम बात, शहर चल रहा था। तो फिर ऐसा क्या बदला कि आज सब कुछ इतना अलग नजर आता है? इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है 2010 की तरफ, जब पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा उड़ाया जिसने पूरे निज़ाम का तवाज़ुन ही बिगाड़ दिया। 18वीं तरमीम। ये सिर्फ एक कानूनी तब्दीली नहीं थी बल्कि इख्तियारात की पूरी तकसीम दोबारा लिखी गई। वफाकी हुकूमत से बहुत सी बड़ी जिम्मेदारियां लेकर सूबों के हवाले कर दी गईं। ज़ाहरी तौर पर यह कदम जमहूरियत के लिए ज़रूरी भी था और अवाम के लिए उम्मीद की एक नई किरण भी। मगर हर फैसले के कुछ असरात होते हैं और कराची के लिए ये असरात आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगे। जब तक वफाकी हुकूमत मजबूत तौर पर शहर के मामला देख रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मंसूबे वहीं से प्लान होते थे, फंड सीधे आते थे और मेगा सिटी होने की वजह से कराची को एक खास तवज्जो हासिल होती थी। लेकिन जब ये तमाम इख्तियारात सूबाई सतह पर मुंतकिल हुए तो असल इम्तिहान यहीं से शुरू हुआ। क्या ये इख्तियारात उसी जिम्मेदारी से इस्तेमाल हुए? क्या वो तवज्जो जो पहले शहर को मिल रही थी अब भी बरकरार रही? यहीं से कहानी अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है। और अगर हम इस तस्वीर को और साफ देखना चाहें तो हमें एक और दौर की तरफ देखना होगा, मुशर्रफ का दौर। वो वक्त जब 18वीं तरमीम अभी मौजूद नहीं थी मगर कराची में एक मुख्तलिफ निज़ाम काम कर रहा था। लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात हासिल थे। मेयर सिर्फ नाम का नहीं बल्कि फैसले करने की ताकत रखता था और डेवलपमेंट के मंसूबे सिर्फ फाइल्स तक महदूद नहीं रहते थे बल्कि ज़मीन पर भी नजर आते थे। लेकिन फिर वक्त बदला, निज़ाम बदला और 18वीं तरमीम के बाद जो कुछ हुआ उसने कराची का पूरा पावर स्ट्रक्चर ही उलट कर रख दिया। और यहीं से इस कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां फैसले सिर्फ कागज पर नहीं होते बल्कि उनके असरात पूरी नस्लों तक महसूस किए जाते हैं। मगर ये सब कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब छुपा है एक ऐसे खेल में जो दिखने में बहुत सादा लगता है लेकिन असर के लिहाज से सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये खेल था गिनती का। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ गिनती का। जरा सोचिए, एक शहर जिसकी असल आबादी 2017 के करीब एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2 करोड़ 25 लाख के आसपास होनी चाहिए थी, उसे मरदमशुमारी में सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख दिखाया गया। फिर जब डिजिटल सेंसस हुए जहां टेक्नोलॉजी से एक्यूरेसी की उम्मीद थी, तब भी कराची की तादाद मुश्किल से 2 करोड़ तक पहुंची। हालांकि अगर सिर्फ बिजली के मीटर्स को ही बुनियाद बना लिया जाए और हर मीटर पर एवरेज 6 अफराद रखें तो ये तादाद आसानी से 2.25 करोड़ से तजावुज करती है और इसमें अभी भी बहुत से इलाके शामिल नहीं। तो फिर सवाल ये है, क्या ये सिर्फ गलती थी या फिर यहाँ भी कोई पैटर्न मौजूद था? दुनिया भर में मरदमशुमारी के 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक होता है डिफेक्टो, जहाँ इंसान जिस जगह मौजूद हो वहीं काउंट होता है, और दूसरा होता है डिजोर, जहाँ उसका मुस्तकिल पता हो, उस जगह उसे शामिल किया जाता है। पाकिस्तान में यही दूसरा तरीका इस्तेमाल होता है और यहीं पर कहानी पलट जाती है। कराची में काम करने वाले हजारों लोगों का हुजूम जो रोजगार के लिए यहाँ रहते हैं लेकिन जिसका परमानेंट एड्रेस किसी और शहर में है, वो कराची की गिनती का हिस्सा ही नहीं बनता। नतीजा, कागजों में कराची छोटा होता गया और अंदरूनी सिंध बढ़ता गया। और जब सियासी निज़ाम में सीट्स का तयन आबादी के मुताबिक होता है तो फिर नताइज भी वही निकलते हैं जो आप समझ रहे हैं।
कराची की नुमाइंदगी कम होती गई और इतनी कम हो गई कि एक मौका ऐसा भी आया जहां इस शहर से एक भी सीट जीते बगैर हुकूमत बनाना मुमकिन हो गया। ये सिर्फ नंबर का फर्क नहीं था, ये पावर का फर्क था और यही वो बुनियाद बनी जिस पर कराची की सियासी कहानी का रुख बदल दिया गया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम आते हैं उस मोड़ पर जो शायद कराची की इस पूरी कहानी का सबसे तल्ख और सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि किसी भी शहर की असल ताकत उसकी सड़कों या इमारतों में नहीं होती, उसकी ताकत होती है उसकी आवाज़ में, उसकी नुमाइंदगी में। कराची का शहरी जब वोट देता है तो वो सिर्फ एक शख्स को नहीं चुनता बल्कि अपनी आवाज़ को असेंबली तक भेजता है। उसकी उम्मीद होती है कि उसका नुमाइंदा उसके लिए खड़ा होगा, उसका हक मांगेगा। लेकिन अगर निज़ाम ही ऐसा हो जहां जीत पहले से तय हो तो फिर वोट सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाता है। और कराची के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये काम जोर से नहीं बल्कि बहुत खामोशी और होशियारी से किया गया। कराची डिवीजन में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 246 से बढ़कर 299 कर दी गई। जाहिर है पहली नज़र में ये एक आम सी एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीली लगती है, मगर जब आप नंबर्स के अंदर झांकते हैं तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। कुछ इलाके जहां मुकाबला सख्त था वहां बड़ी आबादी के बावजूद यूनियन काउंसिल कम बनाए गए और कुछ जगह जहां सियासी जमीन मजबूत थी वहां छोटी आबादी पर ज्यादा नुमाइंदगी दी गई। यानी लाइनें सिर्फ नक्शे पर नहीं खींची गईं बल्कि नताइज तय किए गए। दुनिया इस तरीके को एक नाम देती है, गैरी मैंडरिंग, और कराची इसका सीधा निशाना बना। फिर इस खेल को और आगे बढ़ाया गया। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को तोड़कर दो हिस्सों में बांट दिया गया, वेस्ट और किमारी। नए डिस्ट्रिक्ट, नए यूनियन काउंसिल और नया सियासी हिसाब। और फिर मरील के दही इलाके जो रूस से कभी शहरी कराची का हिस्सा नहीं थे, उन्हें भी इस तस्वीर में शामिल कर लिया गया। मकसद सीधा था, नंबर को इस तरह सेट करना कि मेयर का नतीजा बदला जा सके। और जब इतने के बाद भी मुश्किल बाकी रही तो फिर उसका भी हल निकाल लिया गया। कुछ लोग वोट देने पहुंच ही नहीं पाए और फिर कराची को ऐसा मेयर मिला जिसका जीतना खुद उसके लिए भी गैर मुतवक्का था। ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था, ये एक निजाम का नतीजा था। और अब असली सवाल ये है कि इस सब का बोझ किसने उठाया? यकीनन कराची के आम शहरी ने। और जब हम इस बोझ को समझने की कोशिश करते हैं तो कहानी हमें सीधा उस जगह ले जाती है जहाँ से ये शहर असल में पूरे मुल्क को चलाता है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती मरकज, वो शहर जिसका पोर्ट पूरी कौमी ट्रेड का दरवाजा है, जहाँ से इतना टैक्स जमा होता है कि मुल्क के कई हिस्से मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। मगर फिर भी आज इसी शहर का म्युनिसिपल बजट सिर्फ 55 अरब रुपए रह गया है। अगर इसी तस्वीर को डॉलर की जुबान में देखा जाए तो कहानी और भी वाज़ेह हो जाती है। 2005 में जब केएमसी का बजट 43 अरब था तो उस वक्त के डॉलर के रेट के मुताबिक ये तकरीबन 800 मिलियन बनता है। और आज 2 दिहाइयां गुजरने के बाद यही बजट सुकर कर सिर्फ 200 मिलियन के करीब रह गया है। सवाल ये है, आखिर क्यों? इसका जवाब हमें ले जाता है उस निज़ाम की तरफ जहाँ से पैसों का रुख बदला गया। पहले कराची का ऑक्टियो टैक्स सीधा वफाक से मिलता था, लेकिन 7वीं NFC अवार्ड के बाद ये रकम सूबों को मुंतकिल कर दी गई, इस उम्मीद के साथ कि वो इसे नीचे शहरों तक इंसाफ तक पहुंचाएंगे। मगर फिर वही हुआ जो हम पहले देख चुके हैं। इख्तियारात तो मुंतकिल हुए लेकिन वसाइल नीचे तक पहुंचे ही नहीं। सिंध का मजमूई बजट बढ़ता गया लेकिन कराची का हिस्सा वहीं का वही रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी तौर पर कराची के रोड्स और पोर्ट रिलेटेड डैमेज के लिए होता है, उसमें भी शहर को वो हिस्सा कभी हासिल ना हो सका जो उसका हक था। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ पिछले चंद सालों में इस मद में हजारों अरब रुपए कराची के नाम पर बांटे थे, लेकिन ये रकम कभी शहर तक पहुंची ही नहीं। तो फिर ये पैसा गया कहाँ? कहीं अरबों के ठेके उन लोगों को दिए गए जहां काम का निशान तक नजर नहीं आता, कहीं जमीन के वसी टुकड़े उन नामों पर मुंतकिल किए गए जहां तालीमी इदारे सिर्फ कागज पर मौजूद हैं, और कहीं इख्तियारात और रिश्तों का ऐसा जोड़ बना जहां फैसले अवाम के लिए नहीं बल्कि चंद अफराद के लिए किए गए। एक तरफ कराची का बजट सुकड़ता गया और दूसरी तरफ यह निज़ाम फैलता गया, और इस सब के दरमियान ना कोई सवाल था ना कोई जवाबदेही। सिर्फ एक शहर था जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम होता चला गया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, क्या कराची का कोई हल भी है या ये शहर हमेशा इस तरह बेख्तियार, बेबस और बेताज रहने वाला है? जवाब है हाँ, मगर इस जवाब को समझने के लिए हमें अपनी नज़र थोड़ी देर के लिए कराची से हटाकर दुनिया के एक और शहर की तरफ ले जानी होगी, मैक्सिको सिटी। आज ये लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े और तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होता है, लेकिन 1980 की दिहाई में यह शहर दुनिया के बदतरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल था। फ़ज़ाई आलूदगी अपने उरूज पर थी, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट चुका था, पानी का बहरान था और क्राइम आम जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। और वजह हैरत अंगेज तौर पर बिल्कुल वही जो कराची में नजर आती है। मेयर बेख्तियार था, अवाम ने उसे नहीं चुना था और उसकी वफादारी शहर के बजाय दूर बैठे सियासी मरकज के साथ थी। फिर 1997 में एक तारीखी मोड़ आया। मैक्सिको सिटी के लोगों को पहली बार अपना मेयर खुद चुनने का हक मिला। इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट्स को मुंतकिल किए गए, सड़कें, पानी, पुलिसिंग, सब कुछ। और फिर वही शहर जो कभी मिसाल खराबी था बदलना शुरू हो गया।
आज वो मैक्सिको सिटी दुनिया के सामने एक लिवेबल, मुनज्जम और बढ़ता हुआ शहर बनकर खड़ा है और यहीं से कराची के लिए भी रास्ता निकलता है। सबसे पहला कदम यह है कि इस शहर का हक इसके रहने वाले को वापस दिया जाए। कराची को एक ऐसा मेयर चाहिए जो सिर्फ कुर्सी पर ना हो बल्कि अख्तियार भी रखता हो, जिसके पास पुलिस हो, पानी हो, सड़कें हो, तालीम और सेहत का निजाम हो, और सबसे जरूरी बात, उसे चुनने वाले वो लोग हों जो इस शहर में रहते हैं, इसकी गलियों को जानते हैं और इसके मसाइल को महसूस करते हैं। इसके साथ साथ कराची की आबादी की सही गिनती जरूरी है, ऐसी गिनती जो हकीकत को दिखाए। डेवलपमेंट फंड्स में इस शहर का हिस्सा वाज़ेह हो और उसका हिसाब भी लिया जाए। सूबे से शहर तक वसाइल का निजाम साफ, सीधा और शफाफ होना चाहिए। ये कोई ख्वाब नहीं, ये वही मॉडल है जो दुनिया के बड़े शहरों ने अपनाकर अपनी तकदीर बदली है। मगर आखिरी और सबसे अहम बात अभी बाकी है। सिस्टम तब तक नहीं बदलता जब तक उसे बदलने वाले लोग न बदले। जब तक कराची का शहरी इस शहर को सिर्फ रहने की जगह समझता रहेगा, तब तक कोई बाहर से नहीं आएगा कि इसे ठीक करे, क्योंकि बदलाव तब आता है जब शहर के लोग उसे अपना समझकर उठ खड़े होते हैं। तो ये थी कराची की तबाही की कहानी, एक ऐसी कहानी जो किसी रात में नहीं लिखी गई बल्कि सालों तक चलने वाले फैसलों, नंबर्स के खेल, सियासी हिसाब किताब और पैसों की नाइंसाफी से रफ्ता रफ्ता बनाई गई। एक ऐसा शहर जो पूरे मुल्क का बोझ उठाता था लेकिन अपनी ही सड़कों पर बुनियादी सहूलतों से महरूम रह जाता है। मगर ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब तक हम इसे सुनकर खामोश रहते हैं तब तक ये निज़ाम बदलता नहीं। कराची की आवाज़ हम सब हैं और जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे, अपना हक नहीं मांगेंगे और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक कोई सिस्टम, कोई कानून और कोई तरमीम इस शहर की हालत नहीं बदल सकती। अगर आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया समझने का मौका मिला हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि ब्लॉग बाय बासित ऐसी ही हकीकतों को आप तक पहुँचाता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि कराची का मसला सिर्फ एक शहर का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का है।